जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। यस, चैप्टर नंबर 19 है हमारा मॉडर्न फिज़िक्स का, जिसके अंदर हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था पेयर प्रोडक्शन का। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इस लेक्चर के अंदर हमने दो टॉपिक्स को क्लियर करना है। एक है एनिहिलेशन ऑफ मैटर और नंबर 2 पे आ रहा है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, जिसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम था। जी, ये हमारे पास एक टॉपिक है एनिहिलेशन ऑफ मैटर कि व्हाट इज़ एनिहिलेशन ऑफ मैटर, इसको एक्सप्लेन करना है। आपने पेयर प्रोडक्शन देखा था कि पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता था कि आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस था, उसके ऊपर फोटोन आके स्ट्राइक करता था और उसको दो पार्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर कन्वर्ट कर देता था। तो ये जो एनिहिलेशन ऑफ मैटर है ना, ये उसी का उल्ट प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कम क्लोज टू ईच अदर, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं, देन दे एनिहिलेट, तो ये एक दूसरे को एनिहिलेट करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू 2 फोटॉन्स इन द रेंज ऑफ गैमा रेज। और इनको 2 फोटॉन्स के अंदर, ये देखें इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिट्रॉन आया, दोनों कंबाइन हुए। कंबाइन होने के बाद ये यहाँ पर 2 पार्टिकल्स बने जिनकी जो रेंज थी वो गैमा के इक्विवेलेंट थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के चार्जेस को बैलेंस कर देते हैं और आपके पास जो चीज़ हासिल होती है उसको हम नाम देते हैं गैमा फोटॉन्स का। ठीक है, और गैमा आपको पता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। When an electron and positron come close to each other, they annihilate each other and convert it into 2 photons in the range of gamma rays. This process is called annihilation of matter. This process is experimental verification of Einstein equation, जो कि आपने पढ़ी हुई है, E is equal to mc square. It can be expressed as, ये देखें ये आपके पास पोजिट्रॉन का इक्वेशन है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की है, तो यहाँ पे आपके पास गैमा प्लस गैमा जो है ना आपके पास इक्वेशन बनती है। यहाँ पर अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चार्ज और एनर्जी की हम बात करेंगे। द नेट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का जो नेट मोमेंटम होता है वो क्या निकलता है हमारे पास, 0 निकलता है, ड्यू टू देयर अपोजिट मोशन, इनकी अपोजिट मोशन की वजह से। द फोटॉन्स आल्सो मूव इन अपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। तो जो फोटॉन थे उन्होंने भी एक दूसरे के अपोजिट मूव किया ताकि इनका जो मोमेंटम है वो क्या रहे, कंजर्व रहे। द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज 0 एंड फोटोन आल्सो हैव 0 चार्ज। आपको पता है कि जो नेट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का वो 0 होता है, और जो हमारे पास फोटोन आया है उसके ऊपर भी 0 चार्ज होता है, विच इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिससे ये साबित होता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। सम ऑफ एनर्जीज ऑफ 2 फोटोन इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो इन दोनों की एनर्जी को अगर ऐड कर लें तो वो एनर्जी इन दोनों की एनर्जीज के इक्वल निकलती है। तो यहाँ से ये भी हमारे पास साबित होता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो भी यहाँ पर क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। तो मोमेंटम भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होल्ड कर रहा है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होल्ड कर रहा है, एंड लास्ट पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे होल्ड कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। Existence of positron. The existence of positron was predicted by Dirac in 1928 and Carl David Anderson discovered the positron in cosmic rays in 1932 and got the Nobel Prize in 1936. ये पॉइंट आपके पास MCQs के लिए भी है कि जो एग्जिस्टेंस थी पोजिट्रॉन की वो प्रिडिक्ट की गई डायरेक्ट ने कब, 1928 के अंदर, और कार्ल डेविड एंडरसन ने डिस्कवर किया था पोजिट्रॉन को कॉस्मिक रेज के अंदर 1932 के अंदर, और इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1936 के अंदर। उसके बाद है पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। इट बिकम क्लियर दैट एवरी पार्टिकल हैज़ कोरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता होता है लाजमी, विद द सेम मैस, जिसका मैस सेम होता है एंड चार्ज भी सेम होता है, इफ़ इट इज़ चार्ज, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो। बट अपोजिट साइन, लेकिन साइंस इनके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, और क्वांटम नंबर्स भी इनके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अ पार्टिकल डिफरेंट होते हैं। अ पार्टिकल्स एंड इट्स एंटी पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर एट वन प्लेस। एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल एक ही जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज व्हेन दे मीट एंड एनिहिलेट ईच अदर। प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन एनिहिलेट हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व एट लॉरेंस बार्कली लेबोरेटरी। ठीक है, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन की जो एनिहिलेशन थी उसको भी ऑब्जर्व किया था लॉरेंस
बारकेली लेबॉर्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है एनिहिलेशन ऑफ मैटर का। नेक्स्ट हमारे पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये दोनों टॉपिक्स एज ए लॉन्ग आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, जिसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। फ्रेंच फिजिस्ट था लॉयस डी ब्रॉगले, इसका पूरा नेम है लॉयस डी ब्रॉगले। प्रपोज्ड इन 1924, 1924 के अंदर इसने प्रपोज किया कि जो लाइट है उसकी ड्यूअल नेचर है, कि जो लाइट है, जो हमारे पास रोशनी है, उसकी दो नेचर्स हैं। वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज ए वेव भी बिहेव करती है। पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करेगी और वेव्स के तौर पर भी बिहेव करेगी। डिफरेंट कंडीशंस में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट होगी। किसी जगह पर ये एज ए वेव बिहेव करेगी, किसी जगह पे ये एज ए वेव के तौर पर बिहेव करेगी। तो मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा। h यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है और लैम्डा यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। De Broglie suggests that momentum of a particle such as electron should be given by the same relation. The momentum of particle of mass m moving with velocity v is given as, अब देखें हमने P is equal to h over lambda ये पढ़ा हमने डी ब्रॉगले के अंदर, और हमने जो शुरू में मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी थी और फार्मूला पढ़ा था वो होता था प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो इन दोनों को हमने क्या कर देना है, इक्वल रख देना है, बैलेंस कर देना है। और इन दोनों का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से एक न्यू रिलेशन भी बन सकता है। यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालें तो लैम्डा किसके इक्वल आएगा, h ओवर p के। लैम्डा को p की जगह पे रख दें और p को जो है वो लैम्डा की जगह पे रख दें तो h ऐसा आ जाएगा और p आपको पता है किसके इक्वल होता है, m v के, ठीक है। ये h यहाँ पर था, h ये यहीं पर हमने लिख दिया है, और ये जो p लिखा हुआ है p किसके इक्वल होता है, m v के, ठीक है। वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। हाँ जी, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लार्जर मैस। अगर एक ऐसे पार्टिकल्स आ चुके हैं जिनका मैस ज़्यादा है तो उनकी वेवलेंथ आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लार्ज मैस एंड ऑर्डिनरी स्पीड है स्मॉल वेवलेंथ दैट इट्स वेव इफेक्ट्स सच एज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर नेग्लिजिबल। सपोज आ राइफल, एक राइफल की जो बुलेट है जिसका मैस 20 ग्राम है एंड फ्लाइंग विद स्पीड ऑफ 330 मीटर्स पर सेकेंड विल हैव अ वेवलेंथ गिवन एज। तो इस फार्मूले से हम उसकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। h हमें प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी 6.63 क्रॉस 10⁻⁻34। और मैस उसने गिवन है, ये देखें ग्राम था, उसके आपने किलोग्राम बनाने हैं। 1000 पर डिवाइड कर दें या 1000 से 1000 पर आप डिवाइड करेंगे तो जब वो ऊपर जाएगा तो वो 10⁻³ बन जाएगा। और स्पीड उसने ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो ये 330 मीटर्स पर सेकंड है। इसको आप सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आएगा 1 क्रॉस 10⁻34 मीटर, जो कि बहुत ही वेरी स्मॉल वैल्यू है। देखें 10⁻34 है, वेरी स्मॉल वैल्यू है, विच इज़ सो स्मॉल एंड कैन नॉट बी डिटेक्ट। तो इतनी वैल्यू जो है वो डिटेक्ट ही नहीं हो सकती और मैयर्ड बाय एनी ऑफ इट्स इफेक्ट, और ना ही हम उसके किसी इफेक्ट को मैयर कर सकते हैं। Thus we can say that a moving bullet cannot behave like wave। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास मूविंग बुलेट होती है वो वेव के तौर पर बिहेव नहीं करती बल्कि वो एज ए पार्टिकल के तौर पर बिहेव करेगी। वेवलेंथ corresponding टू स्मॉलर मैस, पहले हमने लार्ज मैस की बात की, अब हम बात करेंगे स्मॉलर मैस की। फॉर स्मॉल पार्टिकल्स द वेव एसोसिएटेड विद इट इज ऑफ लार्ज वेवलेंथ एंड कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। सपोज उसने कहा जी इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है इतनी स्पीड के साथ, तो हम उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। वही सेम फार्मूला है, h की भी सेम वैल्यू पुट करेंगे। मैस हमें पता है इलेक्ट्रॉन का, ये आपको याद करना पड़ेगा 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31। और वेलोसिटी गिवन है, ये देखें 1 क्रॉस 10⁻6। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये 7 क्रॉस 10⁻10 आई है, जो कि इसके मुकाबले में ज़्यादा है। ये तो बहुत ही स्मॉल है ना, ये 10⁻34 है, ये 10⁻10 है। तो ये जो है ये कंपेरेबल है कि आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। विच इज़ कंपैरेटिवली लार्ज एंड कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, जो कि लार्ज है उससे और आप इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज दिस वेवलेंथ इज इन द एक्स रे रेंज, क्योंकि ये जो वेवलेंथ निकली है ये एक्स रेज की रेंज में, और अगर एक्स रेज जो है वो डिटेक्ट की जा सकती हैं, मेजर की जा सकती हैं, तो डेफिनेटली फिर ये वाली वेवलेंथ भी मेजर की जा सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक ये ऑप्शन है, या भी आप MCQs के तौर पे, लाइट इज़ इन शॉर्ट द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। और ये इसने एक बात की थी कि लाइट जो है ना इन शॉर्ट मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर है, कि जो लाइट है वो मैटर की बहुत ज़्यादा रिफाइन की गई फॉर्म है। ठीक है, लॉइस डी ब्रॉगली की ये लिखी हुई है 1892 से लेके 1987 तक, ये भी आप इसकी डेट याद रखेंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों टॉपिक्स आपने एज ए लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक्स समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।